नमस्कार, मैं पूजा भारतीय। हमने अभी तक पढ़ा है रोकड़ बही के बारे में। रोकड़ बही के बाद हमें पढ़ना चाहिए क्रय बही, विक्रय बही, क्रय वापसी बही, विक्रय वापसी बही, प्राप्य बिल पुस्तक, देय बिल पुस्तक और मुख्य रोजनामचक के बारे में। तो हम बहुत जल्दी से उसके बारे में आज बात कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्रय बही की बात करते हैं। क्रय बही यानी कि वो बही जिसमें क्रय के सारे लेखे किए जाते हैं, लेकिन सारे क्रय नहीं लिखे जाते। इसमें जो उधार क्रय होते हैं वो लिखे जाते हैं, और क्रय में वो चीज़ें ली जाती हैं जो कि हम वापस बेचने के लिए खरीदते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी चीज़ अगर हम अपनी संपत्ति के रूप में खरीद रहे हैं, हमारे व्यापार में रखने के लिए, हमारे व्यापार की संपत्ति के रूप में, तो वो हम क्रय में नहीं रखेंगे, वो हमारी संपत्ति का क्रय है। ठीक है, तो वो अलग हो गया। जो हम क्रय बही में जिसकी प्रविष्टियाँ करते हैं वो है हमारा वो क्रय जिसको हमने एक तो उधार खरीदा है, ठीक है, और उसको वापस बेचने के लिए खरीदा गया है, यानी कि व्यापार करने के लिए खरीदा गया है। व्यापार के लिए नहीं, व्यापार करने के लिए खरीदा गया है, यानी कि उससे हमें लाभ कमाना है। ठीक है, तो इसकी कुछ बातें हैं, उसको हम नोट कर लेते हैं, इसके प्रारूप को बना लेते हैं, फिर अच्छे से इसको समझते हैं। तो यहाँ क्रय बही और विक्रय बही दोनों के बारे में लिख लिया है, प्रारूप बना लिया है, इसके बारे में समझ लेते हैं। क्रय बही, जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि क्रय बही वो है जो कि उधार माल के क्रय के लेखे के लिए बनाई जाती है, यानी कि वो माल जिसके लिए हम नकद भुगतान नहीं करते हैं, यानी कि रुपए नहीं देते हैं, बाद में उसके रुपए दिए जाएंगे इस शर्त पर वो माल खरीद लेते हैं। ठीक है, तो उधार अगर हम कोई माल खरीद रहे हैं वो भी इसलिए क्योंकि उन्हें दोबारा से बेचना है, ठीक है, तो हम उसका लेखा क्रय बही में करते हैं। देखो, पहला पॉइंट यही है, उधार क्रय के लेखे, जो भी उधार क्रय हम करेंगे उसका लेखा करेंगे इसमें। पुनः बिक्री के उद्देश्य से क्रय किए गए माल का लेखा, यानी कि वो माल जो हमने दोबारा से बेचने के लिए खरीदा है, व्यापार करने के लिए खरीदा है, व्यापार में रखने के लिए नहीं खरीदा है, व्यापार करने के लिए खरीदा है, उस माल का क्रय का लेखा किया जाएगा। बीजक लेखे का आधार होता है इसमें। जब भी हम कोई क्रय करते हैं तो उसके बदले में हमको बीजक प्राप्त होता है, जिसमें इसके बारे में सारी जानकारी लिखी होती है। ठीक है, तो उसके आधार पर हम इसमें लेखे करते हैं। अब इसमें कौन कौन से लेखे नहीं करते हैं वो ये लिखे हुए हैं। एक तो हम नकद क्रय का लेखा नहीं करते हैं। भाई साफ है, जब हम यहाँ पर पहले ही बता रहे हैं कि हमें उधार क्रय के ही लेखे करने हैं, तो हम नकद क्रय के लेखे इसमें नहीं करते हैं ऑब्वियसली। दूसरी बात, नकद के लिए हम कैश बुक बनाते हैं, नकद लेखे जितने भी होते हैं हमारे व्यापार के। ठीक है, दूसरी चीज़ देखो, स्वीकृति के लिए या वापसी की शर्त पर क्रय अगर हम करते हैं तो उसका लेखा भी हम नहीं करते, यानी कि अगर हमने कोई भी क्रय इस शर्त पर किया है कि अगर ये पसंद आ जाता है तो रख लेंगे, नहीं तो हम इसे वापस कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे किसी माल का क्रय का लेखा हम इसमें नहीं करते हैं। तीसरी चीज़, संपत्तियों का क्रय। तो हमने भी बताया कि हम उसी माल के क्रय का लेखा करते हैं जो कि हम वापस बेचने के लिए खरीदते हैं। तो संपत्ति तो हमारे व्यापार में ही रहनी है ना, जानी कहीं नहीं है। तो संपत्तियों का लेखा इसमें, मतलब संपत्तियों के क्रय का लेखा इसमें हम नहीं करते हैं। ठीक है, प्रेषण पर प्राप्त माल, जो माल प्रेषण पर यानी किसी के भेजे हुए माल पर का जो हम क्रय करते हैं उसको हम इसमें नहीं लिखते हैं। ठीक है, ये तो हमारे क्रय बही की बात हो गई। अब विक्रय बही की बात कर लेते हैं। इसमें कौन से लेखे करते हैं और कौन से नहीं करते हैं। तो इसमें भी हम केवल उधार विक्रय के लेखे करते हैं, यानी कि जिसके बदले में हमें रोकड़ प्राप्त नहीं हुई है, नकद भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है, बाद में इसका भुगतान प्राप्त होगा हमको। ठीक है, तो उधार विक्रय के लेखे किए जाते हैं। और इसमें कौन कौन से लेखे नहीं किए जाते हैं। एक तो नकद विक्रय का, जब उधार का लेखा हम कर रहे हैं, वही वाली बात आ गई, उधार का लेखा हम कर रहे हैं तो फिर नकद का लेखा इसमें हम क्यों करेंगे। नकद का लेखा इसमें हम नहीं करते हैं। संपत्तियों का लेखा इसमें नहीं करते। अगर हम कोई संपत्ति बेच रहे हैं तो हम इसका लेखा नहीं करते हैं, क्योंकि हम इसमें उन्हीं चीज़ों का लेखा करते हैं जो हमारे व्यापार के लाभ और हानि से संबंधित होते हैं। तो यहाँ हमने उस माल का लेखा किया था क्रय के लिए जो माल हमने वापस बेचने के लिए खरीदा था, और यहाँ हम उस माल के ही विक्रय का लेखा करेंगे जो कि हम इसलिए बेच रहे हैं ताकि उससे हमें आय हो। संपत्ति बेचकर हमें आय जो होती है, लाभ हो। संपत्ति बेचकर जो आय होती है वो आय होती है, वो लाभ नहीं होता है। लाभ वो होता है जो कि हमने कम कीमत पे कोई माल खरीदा हो और उसे ज़्यादा कीमत पे हमने बेच दिया, तो वो लाभ होता है। ठीक है, तो उसी का लेखा हमें इसमें करना है, इसलिए संपत्ति के विक्रय का लेखा हम इसमें नहीं करते हैं। प्रेषण पर प्राप्त माल का लेखा हम इसमें नहीं करेंगे। ठीक है, तो अगर कोई माल हमें प्रेषण पर प्राप्त हुआ है तो उसका लेखा हम इसमें नहीं करेंगे। प्रेषण पे प्राप्त नहीं होगा, प्रेषण पे देय होगा, भेजा हुआ माल होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, पसंदगी या वापसी की शर्त पर सेम वही शर्तें हैं जो इसमें हैं। ठीक है,
कोई भी माल अगर हम इस शर्त पे बेचते हैं कि अगर उसको पसंद आ जाएगा जिसको हमने बेचा है तो वो रख लेगा, वरना हमें वापस कर देगा, तो ऐसे माल का लेखा भी हम इसमें नहीं करते हैं। ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई होगी। अब इसको लिखते कैसे, इसका प्रारूप क्या है उसके बारे में समझ लेते हैं। तो ये क्रय बही और विक्रय बही दोनों का सेम ही प्रारूप है, एक ही सा रहता है, इसलिए मैंने एक ही बार बनाया है। ठीक है, इसमें विवरण का एक ही खाना होता है, इसी में हमको सारी जो भी व्यक्तियों से संबंधित हमारे लेखे होते हैं उन व्यक्तियों का नाम हम इसमें लिखते हैं, और उनसे संबंधित जो भी हमें चीज़ें मिली होती हैं, भुगतान मिला होता है, उसकी राशि को हम यहाँ पे लिखते हैं शुद्ध धन राशि में। ठीक है, उसके बारे में अगर हमने कोई डिस्काउंट मिला है या दिया है तो उसको घटाना, जोड़ना, ये सब काम हम इस विस्तार वाले खाने में करते हैं। तो स्टार्टिंग से समझ लेते हैं कौन कौन से खाने हैं, उसमें क्या क्या करते हैं। सबसे पहले हमारा तिथि डेट का खाना, यानी कि वो डेट जिसमें कि कोई भी क्रय या विक्रय हमारा हो रहा है। अगर क्रय बही बना रहे हैं तो क्रय के बारे में देखेंगे, विक्रय बही बना रहे हैं तो विक्रय के बारे में देखेंगे। मैंने ये प्रारूप एक ही बनाया है, इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही प्रारूप के अंदर क्रय भी लिख रहे हैं और विक्रय भी लिख रहे हैं। अगर ऐसा होता तो यहाँ पर पर्टिकुलर्स के लिए एक ही खाना नहीं होता, दो खाने होते। ठीक है, तो या फिर तो हम क्रय बही बना रहे हैं या फिर विक्रय बही बना रहे हैं। अगर हम क्रय बही बना रहे हैं तो हम क्रय के बारे में देखेंगे कि किस व्यक्ति से हमने क्रय किया है। ठीक है, जिस व्यक्ति से भी किया होगा उसका नाम हम विवरण वाले खाने में कर देंगे। अगर हम विक्रय बही बना रहे हैं तो ये देखेंगे किस व्यक्ति को हमने विक्रय किया है। ठीक है, अगर कोई भी व्यक्ति होगा तो उसका नाम हम यहाँ लिख देंगे। ठीक, तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। डेट तो वही जिस भी तिथि में हमने ये क्रय या फिर विक्रय किया है। फिर ये बीजक संख्या, हम विक्रय करते हैं या क्रय करते हैं, बीजक का यूज़ होता ही है, तो जिस भी बीजक का यूज़ हुआ है उस बीजक का जो नंबर है उसको हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, लेजर फोलियो नंबर, इसके बारे में सबको पता ही है। लेजर फोलियो नंबर क्या है, यहाँ से हम खतौनी करेंगे जिस पेज पर, उस पेज का नंबर यहाँ लिखा जाता है। विस्तार यानी कि उस चीज़ के बारे में सारी डिटेल्स यानी कि उस चीज़ के बारे में सारी डिटेल्स लिखना जो कि हमने इस क्रय में या फिर विक्रय में करी है। अगर क्रय बही बना रहे हैं तो देखेंगे कि अगर हमने कोई चीज़ क्रय करी है तो उसमें हमें कोई डिस्काउंट मिला है या नहीं मिला है। ठीक है, और कितना हमने अभी खरीदा है वगैरह, मतलब जो भी हमारे उससे रिलेटेड होंगी वो यहाँ लिख देंगे। ऐसे विक्रय से रिलेटेड जो भी डिटेल्स होंगी उनको यहाँ लिख देंगे। जैसे सपोज हमने कोई माल 1000 रुपये का खरीदा। ठीक है, 1000 रुपये का हमने खरीदा, हमें व्यापारिक छूट मिली 200 रुपये की, तो वो हमें कितने का पड़ा, 800 का पड़ा। तो यहाँ पे हम उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 1000 रुपये और उसमें से घटा देंगे हम 200 रुपये, बचे कितने, 800 रुपये, यहाँ लिख देंगे 800 रुपये। ठीक है, जैसे 1000 रुपये यहाँ आए, मोहन लिख लेते हैं यहाँ पे, मोहन से हमने क्रय किया और हमें 200 रुपये की छूट मिली, तो हमने कितना भुगतान किया, 800 रुपये का। ये 200 के सामने लिखेंगे हम। ठीक है, इस तरीके से लिखना है। तो डिटेल्स यहाँ आ जाती हैं और हमारी जो शुद्ध धनराशि आती है वो यहाँ आ जाती है। सेल्स में भी हम यही करेंगे, अगर सेल्स बुक बना रहे हैं तो भी हम डिटेल्स जो है वो इस वाले खाने में लिखेंगे। तो मुझे लगता है ये प्रारूप क्लियर हो गया होगा। अब इसकी खाता बही में खतौनी कैसे करनी है, क्रय बही में अगर हम कर रहे हैं तो वहाँ हम ऋणी पक्ष में जो भी यहाँ पे टोटल आएगा हमारा शुद्ध धनराशि का, उसको हम लिखेंगे ऋणी के पक्ष में, अगर हम क्रय बही बना रहे हैं तो। ठीक है, अगर विक्रय बही बना रहे हैं तो धनी पक्ष में लिखेंगे। क्या लिखकर लिखेंगे, विवरण के खाने में लिखेंगे विविध का। अगर क्रय बही बनाई है तो विविध का, विक्रय बही बनाई है तो विविध से, क्रय बही के अनुसार, और अगर विक्रय बही बनाई है तो विक्रय बही के अनुसार। इंग्लिश में लिखेंगे तो टू या फिर बाई सनरीज एज पर परचेज और सेल्स बुक, जो भी हम बुक बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, क्रय बही और विक्रय बही दोनों के और क्या क्या नाम है इनको भी समझ लेते हैं। क्रय बही को हम बीजक बही भी कहते हैं, यानी कि इनवॉइस बुक, क्रय रोजनामचा यानी कि परचेज जर्नल, क्रय दैनिक बुक यानी कि परचेज डे बुक, या फिर इसको हम आंतरिक पुस्तक यानी कि बुक इनवार्ड भी कहते हैं। ठीक है, विक्रय बही की बात कर लेते हैं तो इसको हम दैनिक विक्रय बही यानी कि सेल्स डे बुक भी कहते हैं। बाय माल बही यानी कि आउटवर्ड गुड्स बुक, विक्रय जर्नल यानी कि सेल्स जर्नल। ठीक है, ये इनके और नाम है। अब इसके बारे में तो मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं क्रय वापसी बही और विक्रय वापसी बही की, तो उसके लिए भी सेम यही प्रारूप हमारा बनता है। देखो, जो भी क्रय हमने यहाँ किया होगा, जिसका लेखा हमने क्रय बही में किया होगा, उसी के रिटर्न से संबंधित होगा क्रय बही। ठीक है, ऐसे ही जो भी सेल्स हमने यहाँ की होगी, जो भी उसकी हमने प्रविष्टियाँ यहाँ की होंगी, उसी से रिलेटेड होगा विक्रय वापसी बही। कोई भी माल अगर हम खरीदते हैं उसमें कुछ भी खराबी होती है तो हम उस माल को वापस करेंगे ऑब्वियसली। तो उस माल को जब हम वापस करते हैं उसका लेखा हम करते हैं क्रय वापसी बही में।
ठीक है, यानी कि इसको हम और बोल सकते हैं बाह्य वापसी पुस्तक। ठीक है, देखो इसको बोलते हैं आंतरिक पुस्तक, लेकिन उसको बोलते हैं आंतरिक माल पुस्तक, लेकिन उसको हम बोलते हैं वापसी कर रहे हैं तब बाह्य वापसी पुस्तक। ठीक है, ऐसे ही जो विक्रय पुस्तक है इसको हम बोलते हैं आउटवर्ड गुड्स बुक, लेकिन जब हम विक्रय को वापस करते, विक्रय वापसी पुस्तक वही बनाते हैं, विक्रय वापसी पुस्तक बनाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रिटर्न इनवार्ड पुस्तक। ठीक है, तो जो क्रय वापसी पुस्तक हम बनाते हैं, मैंने आपको बताया सेम यही प्रारूप रहता है, लेकिन उसमें एक चीज चेंज हो जाती है। यहाँ पे जो इनवॉइस नंबर है इसकी जगह पर आ जाता है क्रेडिट नोट, यानी कि जमा की चिट्ठी। ठीक है, यहाँ पर इसकी जगह पर आ जाएगा क्रेडिट नोट, यानी कि जमा की चिट्ठी। तो इसमें इनवॉइस नंबर की जगह या बीजक क्रमांक की जगह पर जमा की चिट्ठी हम लिखते हैं, किसमें, क्रय वापसी पुस्तक और विक्रय वापसी पुस्तक में। ठीक है, इस इंग्लिश में हम कहते हैं क्रेडिट नोट। जब भी कोई व्यापारी कोई भी सामान वापस करता है, यानी कि क्रय को वापस कर रहा है, तो भी क्रेडिट नोट लिखता है, और जब उसे कोई माल वापस मिलता है तो जो व्यापारी उसको माल वापस कर रहा है या जो ग्राहक उसको माल वापस कर रहा है वो भी क्रेडिट नोट लिखकर व्यापारी को देता है, जिसके बारे में जिसका नंबर हम यहाँ लिखते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई होगी। और इसकी खतौनी कैसे होती है, तो खाता बही में जब हम इनकी खतौनी करते हैं तो इसका जस्ट अपोजिट कर देते हैं। जैसे क्रय खाते के अंदर जब हम क्रय बही की खतौनी कर रहे थे तो हमने कौन से पक्ष में लिखा था, ऋणी पक्ष में, इसका जो टोटल यहाँ पर आया था वो लिखा था। लेकिन जब हम क्रय वापसी बही बना रहे हैं तो कौन से पक्ष में ये टोटल लिखेंगे, धनी पक्ष में। ठीक है, ऐसे ही विक्रय बही का जब हमने टोटल विक्रय खाते में किया था तो हमने धनी पक्ष में यहाँ का टोटल लिखा था। लेकिन जब हम विक्रय वापसी बही बना रहे हैं तो यहाँ का टोटल हम कहाँ लिखेंगे, विक्रय वापसी खाते में, उसके ऋणी पक्ष में। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद बात करते हैं देय विपत्र बही या फिर प्राप्य विपत्र बही। तो प्राप्य बिल पुस्तक और देय बिल पुस्तक दोनों के लिए यही प्रारूप बनता है, इसको हम समझ लेंगे। पहले हमें ये समझना चाहिए कि प्राप्य बिल पुस्तक क्या है और देय बिल पुस्तक क्या है। तो प्राप्य बिल पुस्तक में जो प्राप्य है, प्राप्य का मतलब क्या होता है, वो रकम जो प्राप्त होनी है, अभी प्राप्त हुई नहीं है, प्राप्त होनी है। प्राप्य का मतलब जो हमें प्राप्त होना है। ऐसे ही यहाँ पर दे लिखा हुआ है, दे का मतलब जो हमें देना है, अभी दी नहीं है हमने, हमें देना है, भविष्य में हम देंगे। ठीक है, तो प्राप्य और देय का मतलब तो समझ में आ गया। अब प्राप्य बिल क्या होते हैं, प्राप्य बिल का मतलब वो बिल जो उस राशि के लिए लिखे गए हैं जो हमें प्राप्त होनी है। जैसे हमने किसी को कोई सामान बेचा लेकिन उसने हमें तुरंत भुगतान नहीं किया, तो हमने क्या किया, उसके ऊपर एक बिल लिखा। अब वो व्यक्ति उस बिल को एक्सेप्ट करके हमें वापस करता है, ये इस बात का प्रमाण है कि वो हमें उस बिल पे लिखी हुई राशि का भुगतान करेगा। ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं प्राप्य बिल। देय बिल, इसका जस्ट अपोजिट कर लो कि हमने किसी से माल खरीदा लेकिन हमने भुगतान नहीं किया, तो व्यापारी ने हम पर बिल लिखा। ठीक है, हमने एक्सेप्ट करके उसको वापस कर दिया, तो ये इस बात का प्रमाण है कि हम उसको भुगतान करेंगे उस बिल में लिखी हुई राशि का। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। तो चाहे कोई बिल हो, प्रतिज्ञा पत्र हो, सब कुछ इसी में आ जाता है। ठीक है, अब प्राप्य बिल पुस्तक में जो भी हम प्रविष्टियां करते हैं उसके लिए हम यही प्रारूप बनाते हैं, लिखते हैं डेट, सबसे पहले उस तिथि के बारे में लिखते हैं जिसमें हमने ये बिल उसके ऊपर लिखा होता है। ठीक, या फिर अगर हम प्राप्य बिल पुस्तक देय बिल पुस्तक बना रहे हैं तो वो तिथि जिसमें किसी ने हम पर वो बिल लिखा होता है वो तिथि हम यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर चेंज होता है प्राप्य बिल पुस्तक और देय बिल पुस्तक में थोड़ा थोड़ा। अगर हम प्राप्य बिल पुस्तक बना रहे हैं तो हम लिखते हैं फ्रॉम होम रिसीव्ड, यानी कि किससे प्राप्त, हमें जो वो राशि है किससे प्राप्त होनी है, वो बिल का भुगतान हमें कौन करेगा, उसका नाम लिखते हैं यहाँ पर। लेकिन अगर हम पे बिल पुस्तक बना रहे हैं तो हम यहाँ पे लिखते हैं टू होम पेड, टू होम पेड, यानी कि किसको भुगतान दिया जाएगा। ठीक है, किसको दिया जाना है, किसको हमने एक्सेप्टेंस दी है। ठीक है, उसका नाम हम यहाँ पर लिखते हैं। अब यहाँ टर्म्स, और ये चीज़ सब बिल्कुल सेम रहेगी। टर्म्स का मतलब वो टाइम जिसमें कि बिल का भुगतान, अगर हम रिसीवेबल बना रहे हैं तो बिल का भुगतान हमको मिल जाना है, या फिर अगर हम बिल्स पेबल बना रहे हैं तो वो अवधि जिसमें बिल का भुगतान हमको करना है, तय हुआ है उस बिल के अकॉर्डिंग। ठीक है, वो अवधि हम यहाँ पर लिखते हैं। जैसे 6 महीने, 4 महीने, जो भी अवधि हमने तय करी है वो अवधि यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारी ड्यू डेट। ड्यू डेट जो होती है उसमें हम 3 दिन का ग्रेस पीरियड देते हैं, यानी कि 3 दिन हम वेट करते हैं, अनुग्रह दिवस देते हैं कि अगर हमने 6 महीने तय किया, आपने 6 महीने में हमें भुगतान नहीं दिया तो कोई बात नहीं, हम 3 दिन वेट कर लेंगे, 3 दिन के बाद वो भुगतान हमको मिल जाना चाहिए। या फिर हमको किसी ने ग्रेस पीरियड दिया है तो 3 दिन हमको मिले हैं एक्स्ट्रा, कि अगर हम 6 महीने में भुगतान नहीं कर पाए तो सामने वाला जो है वो 3 दिन का वेट करेगा, हमें 3 दिन में वो भुगतान उसको कर देना है। तो यहाँ पर जो भुगतान की तिथि आती है वो यहाँ जो हमने तिथि लिखी होती है उससे 3 दिन ऐड करके लिखी जाती है, ठीक है। लेजर फोलियो नंबर वही है, खाता पृष्ठ संख्या जहाँ पर हम इसकी खतौनी करेंगे वहाँ से उसका नंबर पेज का यहाँ पर लिख देंगे। धनराशि तो जितनी धनराशि के लिए ये तय हुआ है। रिमार्क्स अगर उससे रिलेटेड कोई भी रिमार्क्स हमको यहाँ लिखना है तो हम यहाँ लिख सकते हैं। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब खतौनी के बारे में समझ लेते हैं। ये सबसे पहले मैंने जो लिखा हुआ है ये बिल्स रिसीवेबल के बारे में लिखा हुआ है, और बिल्स पेएबल में हम इसका जस्ट उल्टा कर देते हैं, ठीक है। तो बिल्स रिसीवेबल में हम क्या करते हैं, व्यक्तिगत खातों में जो भी हमने यहाँ पे व्यक्तियों के नाम लिखे होते हैं उनका अलग भी खाता बना होता है हमारे पास, तो उनसे रिलेटेड जो भी खाते राशि यहाँ पर होती है उसको हम उनके व्यक्तिगत खातों में लिख देते हैं, उनके धनी पक्ष में, ठीक है। ये बिल्स रिसीवेबल की बात हो रही है। बिल्स रिसीवेबल की जब हम व्यक्तिगत खातों में खतौनी करते हैं तो कहाँ करते हैं, धनी पक्ष में, और क्या लिखते हैं, बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है, प्राप्य बिल खाते से। और जब प्राप्य बिल खाते में हम यहाँ से खतौनी करते हैं तो जो वहाँ पे टोटल आया होता है उसको हम लिख देते हैं ऋणी पक्ष में, और लिखते हैं टू सन्ड्रीज एज पर BR बुक, यानी कि बिल्स रिसीवेबल बुक, ठीक है। या हिंदी में लिखेंगे तो विविध का प्राप्य बिल बही के अनुसार। अब ये तो प्राप्य बिल की बात हो गई, हमने देय बिल बही भी बनाई है, उसके अकॉर्डिंग जब हम खतौनी करेंगे तो इनकी जो है जस्ट अपोजिट कर देंगे। क्या करेंगे, व्यक्तिगत खातों में जब खतौनी करेंगे तो कौन से पक्ष में करेंगे, ऋणी पक्ष में, धनी में ना करके किस में करेंगे, ऋणी पक्ष में, और लिखेंगे बाई की जगह पे 2, बाकी सेम रहेगा, वहाँ रिसीवेबल की जगह पे पेएबल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ प्राप्य की जगह पे देय बिल हो जाएगा, से की जगह पे का हो जाएगा। ऐसे ही प्राप्य बिल खाते में जब हम इसकी खतौनी करेंगे तो ऋणी पक्ष में ना करके धनी पक्ष में जो यहाँ टोटल आएगा वो लिखेंगे, और यहाँ पे 2 की जगह लिखेंगे बाई सन्ड्रीज एज पर BP बुक, यानी कि बिल्स पेएबल बुक, ठीक है। या फिर हिंदी में लिखेंगे तो विविध से देय बिल बही के अनुसार, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। एक चीज़ और जो मुझसे पहले बताने से छूट गई, जो हमने क्रय बही, विक्रय बही, क्रय वापसी बही, विक्रय वापसी बही बनाई थी, उसमें भी हमने कुछ व्यक्तियों के नाम लिखे होंगे, है ना, तो उसकी खतौनी भी हम व्यक्तिगत खातों में करते हैं, ठीक। तो जैसे हम इसमें कर रहे हैं वैसे ही उसमें करते हैं, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई होगी। जैसे हम प्राप्य बिल खाता बना रहे हैं तो इसकी हम ऋणी पक्ष में खतौनी कर रहे हैं, तो व्यक्तिगत खातों में हम क्या कर रहे हैं, धनी पक्ष में कर रहे हैं, अपोजिट हो रहा है ना, ऐसे सेम उसमें करते हैं। ऐसे ही देय बिल पुस्तक जब हम बना रहे हैं तो उसमें हम खतौनी किस में कर रहे हैं, धनी पक्ष में, लेकिन व्यक्तिगत खातों में जब हम देय बिल पुस्तक से खतौनी कर रहे हैं तो किस में कर रहे हैं, उसके धनी पक्ष में, सॉरी ऋणी पक्ष में, ठीक है। तो सेम उसमें भी यही होगा। जैसे हमने क्रय बही बनाई है तो जो क्रय बही खाते में हम उसकी क्रय खाते में उसकी खतौनी कर रहे हैं तो कौन से पक्ष में कर रहे हैं, ऋणी में कर रहे हैं। तो क्रय बही में कुछ व्यक्तिगत खाते भी आए हैं, उनके खातों में जब हम खतौनी करेंगे तो कौन से पक्ष में करेंगे, धनी पक्ष में करेंगे, ठीक है। ऐसे ही जो विक्रय बही है, विक्रय खाते में जब हम उसकी खतौनी कर रहे हैं तो कौन से पक्ष में कर रहे हैं, धनी पक्ष में कर रहे हैं। तो जो उसके व्यक्तिगत खातों में खतौनी करेंगे उस विक्रय बही से, तो वो कौन से पक्ष में करेंगे, ऋणी पक्ष में करेंगे, ठीक है। ऐसे ही सेल्स रिटर्न बुक और क्रय रिटर्न बुक में करेंगे, ठीक है। अब इन सब के बाद भी कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे से लिखना छूट जाती हैं, रह जाती हैं, जो इन सब में नहीं आ पाती हैं। तो जो भी प्रविष्टियाँ इन सब में नहीं आ पाती हैं उसको हम कहाँ लिखते हैं, मुख्य जर्नल में, ठीक है। उससे रिलेटेड भी सब कुछ लिख लेते हैं, फिर पढ़ते हैं, इसको हटा देते हैं। तो मुख्य रोजनामचा यानी कि जर्नल प्रॉपर हम उन लेखों के लिए बनाते हैं जो कि बाकी बहियों में हम नहीं लिखते हैं, यानी कि रोकड़ बही में, क्रय बही में, विक्रय बही में, देय बिल बही में, मतलब जितनी भी बहियाँ हमने अभी तक बनाई हैं उनमें से किसी भी बही में जो लेखे हम नहीं लिखते हैं, जो लेखे उनमें नहीं लिखे जाते हैं लेकिन लिखने हैं, उनके बारे में हमको लिखना होता है लेकिन उसमें हमने नहीं लिखे हैं, तो हम उनके लिए बनाते हैं मुख्य रोजनामचा, यानी कि वो प्रविष्टियाँ जो ज़रूरी तो है लेकिन बाकी बहियों में नहीं आ सकती हैं, उनको हम यहाँ लिखते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी हैं, कौन कौन से लेखे हैं वो हमने यहाँ लिख लिए हैं। जैसे प्रारंभिक प्रविष्टियाँ वो प्रविष्टियाँ होती हैं जिनमें हम पिछले वर्ष के शेष को इस वर्ष लेकर आते हैं, ठीक है। ये हमारे ऋणी भी होते हैं और धनी भी होते हैं। जितने भी हमारे ऋणी शेष होते हैं वो हमारी संपत्तियों के शेष होते हैं,
ठीक है। तो संपत्तियों के जितने भी शेष होते हैं वो सारे रेडी कर दिए जाते हैं, और जो हमारे दायित्वों के शेष होते हैं पिछले वर्ष के, वो सारे हम धनी कर देते हैं। दोनों का टोटल क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अंतिम प्रविष्टियों की। अंतिम प्रविष्टियाँ उन चीज़ों से संबंधित होती हैं, उन बातों से संबंधित, उन लेन देनों से संबंधित होती हैं जिनका लेखा हमें अंतिम खातों में करना है, यानी कि ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करना है। ठीक है। तो उसमें जो जो चीज़ें आती हैं वो सारी उनकी सारी प्रविष्टि हम इसमें करते हैं, इसके अनुसार ही हम फिर उसको बनाते हैं। जैसे बात करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की। ट्रेडिंग अकाउंट में हम डेबिट साइड में लिखते हैं टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज अकाउंट, टू वेजेस अकाउंट, है ना। तो इसकी क्या प्रविष्टि बनेगी, जब हम इसमें लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज अकाउंट, टू वेजेस अकाउंट, है ना। तो ये सारी चीज़ें इसी तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड जितनी भी प्रविष्टियाँ होती हैं वो सब लिखेंगे, ऋणी से भी रिलेटेड और धनी से भी रिलेटेड। ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो कोई बात नहीं, हम आगे चल के अंतिम खाते पढ़ेंगे ही, तब आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी। इसके बाद हस्तांतरण प्रविष्टियाँ। कोई भी राशि जब एक खाते से दूसरे खाते में हस्तांतरित की जाती है, यानी कि उसका ट्रांसफ़र किया जाता है, तो हम ये वाली प्रविष्टियाँ करते हैं जो कि मुख्य जर्नल में ही की जाती हैं। ठीक है। भूल सुधार। तो अगर हमें पता चल जाता है कि हमने जो अभी तक खाते बनाए हैं, जो भी प्रविष्टियां करी हैं, उनमें कुछ भूल हो गई है, किसी को ऋणी करना था लेकिन हमने धनी कर दिया, किसी को धनी करना था लेकिन ऋणी कर दिया, किसी और को ऋणी करना था और किसी और को ऋणी कर दिया, तो ये सारी भूल वाली प्रविष्टियां हैं, है ना। तो भूल सुधार की प्रविष्टियां हम मुख्य रोजनामचा में करते हैं। समायोजन। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ प्रविष्टियां करनी होती हैं हमको लेकिन वो छूट जाती हैं, तो उनको लास्ट में अंतिम खाते बनाते टाइम पे हमको पता चलता है कि ये प्रविष्टि तो छूट गई थी, तो उससे रिलेटेड जो प्रविष्टियां करते हैं उसको हम कहते हैं समायोजन। तो समायोजन वाली जो प्रविष्टियां होती हैं वो हम इसमें करते हैं। इसके अलावा भी कुछ प्रविष्टियां ऐसी होती हैं जो बच जाती हैं, तो वो आ जाती हैं हमारी विविध प्रविष्टियों में, मतलब हम उनको विविध प्रविष्टियों में काउंट करते हैं। ठीक है। तो बाकी सारी इसके अलावा भी जो प्रविष्टियाँ हैं वो भी सारी हम इसमें लिखते हैं, जो कि बाकी बहियों में हमने नहीं लिखी होती हैं। तो मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। छोटा सा टॉपिक था। ये चीज़ जो है ये थोड़ी सी लंबी है, अगर इसको आप समझ गए हो तो अच्छी बात है, नहीं समझे हो तो आप कमेंट में लिखकर मुझसे पूछ सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको कोशिश करूँगी समझाने की। ठीक है। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम तलपट के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।